नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। तमाम खबरों के साथ ये बुलेटिन तैयार है, सुपर पैक बुलेटिन तैयार है। तमाम ग्लोबल, तमाम नेशनल जरूरी खबरें आपको यहां मिलेंगी और उनका विश्लेषण करने के लिए मिलेंगे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सप्ताह के इस पहले बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, आपको खबरें बताई जाएं, उसका विश्लेषण किया जाए। उससे पहले आप देखिए ऑन द शो, जहां झलकियां मिलती हैं उन खबरों की जिन पर आज चर्चा होनी है। पहली खबर खाद्य तेल के हिसाब किताब से जुड़ी। जी हां, सरकार अब हर महीने खाद्य तेल उत्पादकों से हिसाब किताब मांग रही है। क्या मसला है ये, क्या खबर है, क्या इसके पीछे का भीष्ट है, ये सब कुछ हम जानेंगे। अगली खबर नेपाल से जुड़ी कि बिना उत्पादन के नेपाल से भारत कैसे आ रहा स्टील। नेपाल में तो स्टील की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, बड़ा उत्पादन होता ही नहीं है, तो उसके बाद उन देशों की सूची में नेपाल कैसे आ गया जहां से भारत में बड़ी मात्रा में स्टील आ रहा है। तीसरी खबर कट एंड रेजर, मान लीजिए रिजर्व बैंक की बैठक शुरू हो गई है, रेपो कट होगा या नहीं होगा ये हम जानेंगे आज एक और खबर में। 6 तारीख को ऐलान होना है। इसके बाद ओपेक प्लस देशों ने यह कहा है कि वो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। देखिए, $79-80 पहुंचने के बाद जो उम्मीद थी कि हाँ बाजार में एक तेजी आएगी, वो तो उबाल ठंडा हो गया। हम फिर $70 के नीचे आ गए। अब ऐसे में ये खबर और आ गई कि ओपेक प्लस अब उत्पादन बढ़ाएगा। ये फैसला क्यों लिया गया, क्या इसके पीछे की वजह है, ये जानेंगे। और भारत यूएस डील अपडेट, ये जरूरी है कि डील को लेकर अब क्या तैयारियां हैं। तमाम कोशिशें हो गई, मुझे लगता है आधे दर्जन से ज़्यादा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दे दिए गए कि हो जाएगी डील, होगी डील, बिल्कुल तैयार है, लेकिन नहीं हुई। 1 अगस्त को आपको 25% टैरिफ लागू करने थे, हो गए, लेकिन उसके बाद भी अब फिर कोशिशें हो रही हैं। यानी कि इस डील की जितनी ज़रूरत भारत को है उतनी ही ज़रूरत अमेरिका को भी है। अदरवाइज 2 टूक कह दिया जाता कि नहीं अब तो टैरिफ लागू हो गया। चलिए, पहली खबर खाद्य तेल से जुड़ी। सरकार ने खाद्य तेल उत्पादकों के लिए तेल उत्पादन, इंपोर्ट और बिक्री के आंकड़ों को मासिक आधार पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है। नया आदेश जारी हुआ है। आदेश 1 अगस्त से लागू भी हो गया है। उत्पादकों को हर महीने की 15 तारीख तक यह रिपोर्ट बनाकर जमा करनी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि सप्लाई चेन में सुधार, पारदर्शिता बढ़े, सप्लाई चेन में सुधार आए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। सर, क्या करेगी सरकार? ये आंकड़े अगर आ गए तो इन आंकड़ों से होगा क्या, क्या तैयारी है सरकार की? एडिबल ऑयल के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पे सरकार का नियंत्रण लगातार बढ़ रहा है और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। अतीत ने सरकार को ऐसा करने पे बाध्य किया है। अगर आप पिछले 1-2 साल के ट्रेंड देखें, भारत की निर्भरता अधिकांश तौर पर खाद्य तेल पर है। खाद्य आयातों में भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है और उसमें खाद्य तेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खाद्य तेल के आयात के बाद उसकी कीमतें कम कराने की कोशिश की जाती है, जो नहीं होता है। कई बार कंपनियां घटाती हैं और कभी नहीं घटाती हैं। तो सरकार को पहले तो ये जानकारी ज़रूरी है कि जितना इम्पोर्टेड खाद्य तेल आया है, पाम आया है या बाकी चीज़ें आई, उनका कैसे इस्तेमाल हुआ है, उसकी जानकारी के लिए और दखल देने के लिए सरकार सारे आंकड़े मांग रही है, जिसमें घरेलू उत्पादन, रिफाइनिंग, इंपोर्ट के आंकड़े हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास खरीफ के भी आंकड़े आए, जिन पर पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी। खरीफ की बुवाई के, हालांकि खरीफ की बुवाई ठीक है, मानसून बेहतर है, लेकिन जो सबसे अंतिम आंकड़े हमारे पास उपलब्ध थे उसमें तिलहन के रकबे में कमी आई है। तिलहन की बुवाई कम है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ है खरीफ की बुवाई का, लेकिन अगर तिलहन पर्याप्त रूप से सोइंग में नहीं हो दिखती है और पिछले साल से उपज या पैदावार में कमी होती है, तो फिर खाद्य तेल पर और ज़्यादा निगरानी सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आयात तो बढ़ेगा ही, कीमतों पर भी दबाव बन सकता है। तो ऐसा एडिबल ऑयल में खास तौर पर ऐसा हो रहा है, जहां अब बाजार में सरकार का दखल हर तरह से बढ़ रहा है। नेपाल से भारत में स्टील निर्यात में हो रही बढ़ोतरी की सरकार जांच कर सकती है। इसको लेकर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कदम उठा सकता है। नेपाल में स्टील का उत्पादन उतना नहीं होता है, क्षमता नहीं होने के बावजूद वह भारत को स्टील निर्यात करने वाला तीसरा बड़ा देश बन गया है। सर, क्या शक है सरकार को कि नेपाल से स्टील इंपोर्ट को लेकर क्या सरकार को लगता है कि क्या हो सकता है इसके पीछे?
नेपाल की परिस्थिति बड़ी बड़ी दिलचस्प है भारत के साथ। नेपाल से भारत के जो रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते, उसमें नेपाल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए खुला हुआ है। नेपाल से जो सामान भारत में आता है उस पर ड्यूटी नहीं लगती, जबकि चीन से अगर कोई स्टील आता है तो उस पर 12% ड्यूटी लगती है। और अब हाल फिलहाल के महीनों में, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद, जो ग्लोबल मेटल सप्लाई चेन में बदली है और कीमतों में जो उतार चढ़ाव हुआ है, जो आपूर्ति बदली है, उसे देखते हुए भारत के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को इस बात का शक है कि चीन का स्टील नेपाल के रास्ते भारतीय बाजार में आ रहा है। डीआरआई ने हाल फिलहाल के दिनों में 2 बार ऐसे क्लैरिफिकेशन भी इशू किए हैं, जिनमें यह देखने के लिए कि क्या ये स्टील ऐसा तो नहीं है कि उसकी भारत में डंपिंग हो रही हो, और अब इसलिए ज़्यादा पड़ताल की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि नेपाल में स्टील की सुविधाएं, उत्पादन की क्षमताएं नहीं है, तो ये स्टील चीन का ही हो सकता है जो भारतीय बाजार में पहुंच रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ अन्य देश भी अपने स्टील को चीन के माध्यम से भारतीय बाजार में भेज रहे हैं। सर, दूसरा एक सवाल और कि मेटल्स पर जो टैरिफ बदले हैं, क्या उसकी वजह से सप्लाई चेन पर कुछ असर होगा? पूरी दुनिया की सप्लाई चेन शुभम मेटल्स के टैरिफ के कारण बिगड़ी है। कम से कम 3 बड़े मेटल्स को तो आप देख ही सकते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील। क्योंकि अमेरिका में स्टील पर 50% टैरिफ है, एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ है। तो दुनिया में 2 तरीके के मेटल बाजार बन रहे हैं। एक ऐसा बाजार है अमेरिका का जहां स्टील महंगा होगा, कॉपर महंगा होगा, एल्युमिनियम महंगा होगा, जबकि दुनिया के बाकी देशों में सस्ता होगा। क्योंकि अमेरिका में मांग कम होगी, तो जो अतिरिक्त उत्पादन है वो पूरी दुनिया के अलग अलग बाजारों में खपाया जाएगा। और इस बात की चिंता इसलिए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ रही है, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में, कि जो अमेरिका से सरप्लस होगा वो दुनिया के किसी बाजार में डंप हो सकता है। ये बात पिछले 3-4 महीने से भारतीय स्टील इंडस्ट्री भी सरकार से कह रही है कि भारत में सस्ते स्टील की डंपिंग हो सकती है। क्योंकि अब बाजार बदल चुका है, सप्लाई चेन्स नए सिरे से बनाई जाएंगी, तो जो सरप्लस प्रोडक्ट है उसकी डंपिंग का खतरा लगातार बनता दिखाई दे रहा है। ये एक और भी वजह है जिसमें ये जो नेपाल वाला एंगल है वो सामने आया है। कई भारतीय विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, ये भी देखिए एक नए तरीके का ट्रेंड है कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल प्रॉपर्टी के डाउन पेमेंट या प्रॉपर्टी के किसी पेमेंट के लिए किया जा रहा है। कई भारतीयों ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पेमेंट किया है। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के खिलाफ किसी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है, जिस वजह से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। सर, क्या गफलत क्या है यहाँ पे? ठीक है, क्रेडिट कार्ड है, हम जाने से पहले अपने बैंक से बोल कर जाते हैं कि आप हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन कर दीजिए। अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, ट्रांजैक्शन ओपन है, अब हम उससे प्रॉपर्टी खरीदें या सूटकेस खरीदें, हमारे ऊपर है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होते। आप सामान खरीद सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप टिकट पे कर सकते हैं। इस मामले में नियम बेहद स्पष्ट नहीं है। और दुबई का प्रॉपर्टी बाजार तेजी से बढ़ भी रहा और भारतीय निवेशक वहां निवेश भी कर रहे हैं। तो एक नया तरीका उन्होंने निकाला है इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसका को पेमेंट करने का। और सरकार के पास, आरबीआई के पास अभी इस मामले में स्पष्ट नियम नहीं है। आमतौर पर यही माना जाता है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ सामान्य खरीदारी के लिए, करंट खरीदारी के लिए किया जाता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको बैंक से दूसरे तरीके से लोन लेने की या बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग क्रेडिट कार्ड को एक सामान्य लोन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे ट्रांजैक्शंस पर नोटिस भेजना शुरू किया है और अब संभावना इस बात की है कि रिजर्व बैंक इस मामले में दखल देगा और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ नए नियम भी सामने आ सकते हैं। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर नई व्यवस्था पैन 2.0 पर काम शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत पैन के डेटा को ज़्यादा सुरक्षा दी जाएगी ताकि पैन में डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी को रोका जा सके। साथ में भविष्य में बिजनेस के लिए इसके इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए पिछले साल नवंबर में 1435 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया था। सर, क्या क्या बदलने वाला है नए पैन में? पिछले पैन से क्या नयापन आएगा? कितना अलग होगा नया पैन कार्ड? ये बेहद महत्वपूर्ण सुधार है भारतीय आम लोगों की दृष्टि से, क्योंकि पैन की एक जनरेशन पूरी हो गई। बहुत सारे लोगों के पास, भारत में अधिकांश लोग जो किसी तरीके के टैक्सेशन ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उनके पास पैन है। लेकिन अब जो पैन 2.0 आ रहा है वो ज़्यादा डिजिटली इक्विप्ड और मजबूत है। और इसको सरकार की कोशिश ये है कि जैसे आधार पहचान के लिए, सुविधाओं के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए सबसे एकमात्र कार्ड है, वैसे ही पैन को व्यापार और
रेगुलेशंस के लिए, टैक्सेशन रेगुलेशंस के लिए एक कार्ड में बदल दिया जाए। और इसलिए कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव पैन की व्यवस्था में किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से पैन की व्यवस्था में जो बदलाव हैं वो उसमें यह है कि एक तो एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पर पैन और टैन सेवाएं एक साथ आएंगी। सब कुछ पेपरलेस होगा। अब आवेदन, सत्यापन, शिकायत निवारण, ये सब पेपरलेस व्यवस्था के तहत चलेगा। सुरक्षा काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई देगी जिसमें एक डायनेमिक क्यूआर कोड लाया जा रहा है पैन सिस्टम में। पैन की एक डेटा वॉल्ट बनाई जा रही है जिसमें डेटा सुरक्षित रखा जाए ताकि साइबर फ्रॉड ना हो सके। और आधार से इसकी लिंकिंग की जाएगी ताकि डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी रोकी जा सके। कोशिश ये है, और अगर आप इसे गौर से चार्ट में देखें कि पैन पिछला जो पैन था, मतलब पैन का कि जो मौजूदा पैन था और जो अब पैन आने वाला है, तो इसका अंतर भी आप देख सकते हैं जो लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। पिछले पैन में आप कागजी, ऑनलाइन, ऑफलाइन मिश्र तरीके से आवेदन करते थे। अब यहाँ 100% पेपरलेस है, पूरी तरह डिजिटल है। तुरंत ई पैन मिल जाएगा आपको। डेटा सिक्योरिटी के लिए हमने बताया क्यूआर कोड आ रहा है, डायनेमिक क्यूआर कोड होगा और डेटा वॉल्ट होगी। पहचान के लिए रियल टाइम आधार लिंकिंग से अच्छा से पैन जारी करने में देरी नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के जो अनिवासी भारतीय थे, जो विदेश में रहने वाले थे, उनके लिए पैन के डेटा में एक्सेस करना और मंजूरी करना मुश्किल हो जाता था। अब इस ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जो विश्व में रहने वाले भारतीय हैं उनकी भी एनआरआई और ओसीआई की पैन के डेटा में पहुंच बेहतर हो सकेगी। सर, संभावनाएं क्या क्या हैं? सरकार को क्या लग रहा है, नया पेन आएगा उसके बाद क्या क्या नए विकल्प हैं जो तलाशे जाएंगे? दो तीन चीजें जो भविष्य की संभावनाएं इस नई व्यवस्था से लाई जा रही, जो बात नवंबर में सरकार की तरफ से कही भी गई थी, जिसमें 1400-1500 करोड़ रुपए का बजट भी घोषित किया गया था, ये उसकी तरफ जाने की तैयारी है। एक तो ये कि इसको भविष्य में बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट्स और ब्लॉकचेन से जोड़ा जा सकता है। तो ये दूसरी जनरेशन है डिजिटल क्रांति की। पहली जनरेशन तो पैन के कागज पे थी, आधार पे सामान्य कागजों पर थी, लेकिन अब इसे ब्लॉकचेन और फिंगरप्रिंट से भी जोड़ा जा सकता है। दूसरा ये है कि टैन और टिंग जैसे नंबर भी पैन में शामिल होंगे, जिससे कि आने वाले समय में वन बिजनेस वन नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसपे तैयारी पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, उसे जोड़ा जा सकेगा। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि पैन 2.0 आधार की तरह कारोबारियों के लिए भी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी बन सकता है, जो इसका बदलाव है। पुराने पैन धारकों को अपडेट करने की, अपने कार्ड के लिए अपग्रेड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नए फीचर्स के अपनाने के विकल्प उनके लिए बने रहेंगे। चुनौती है कि डिजिटल रोल आउट में थोड़ा समय लगता है और भारत में अधिकांश लोगों को में डिजिटल डिवाइड है कि चुनौती, जिससे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। और गोपनीयता और धोखाधड़ी रोकना पैन की अभी भी चुनौती बनी हुई है। बैंक के कुल डिपॉजिट में करंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट यानी कासा जिसे कहते हैं, उसकी हिस्सेदारी घटने से बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटे हैं। बीते एक साल के दौरान 14 प्राइवेट बैंकों की कासा रेशियो में 150 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है। इस वजह से जून तिमाही के दौरान उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हैं औसतन 18 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं। 2 साल पहले की तुलना की जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 43 बेसिस पॉइंट घटे हैं। अधिकतर बड़े प्राइवेट बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव दिखा, वो टूटे हैं। आपको याद होगा बोनस पॉइंट में मैंने और अंशुमान जी ने ये डिस्कशन किया था, एक रिपोर्ट आई थी उस पर कि इस साल इस तिमाही में जो नतीजे आएंगे बैंकों के, उसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव दिख सकता है। 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का संकेत था, लेकिन यहाँ स्थिति उससे ज़्यादा खराब दिखी है। सर, कासा घटने से नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर बैंकों की परेशानी क्या है? अब बैंकों के डिपॉजिट का पूरा ढांचा गड़बड़ा रहा है। और देखिए, आरबीआई की पॉलिसी भी है जिसमें भी आरबीआई इस बात पे जरूर ध्यान देगा, और आरबीआई की चिंता भी ये बड़ी है। क्योंकि बैंकों के करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो बिगड़े हुए हैं, इसलिए बैंकों के पास जमा कम है और इंटरेस्ट के जो अर्जित करने वाली एक्टिविटीज़ हैं खासतौर से क्रेडिट, उनकी डिमांड गिरी हुई है और उसका असर हमें इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दिख रहा है। कासा का आंकड़ा मैं देखने की कोशिश कर रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक का अभी रिजल्ट आया। कासा रेशियो करीब 19 परसेंटेज पॉइंट गिरा है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। अगर आप 2022 की तुलना में आंकड़े को देखें तो 2025 और 26 में, 2022 में बैंकों का जो कासा था टोटल डिपॉजिट के Q1 के हिसाब से देखें, जिसके आंकड़े हमारे सामने, वो एवरेज 33% से 45% था। प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी का 45% था, आईसीआईसीआई का 43% था, एक्सिस का 42% था। ये सारे कासा पिछले 2 साल में 2025 और 2025-26 में लगातार गिरते गिरते 39, 36,
29 इनके पास गिरकर आ गए और ये गिरावट सब में दिखाई दे रही है और इसीलिए आपको सारे प्रमुख बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर ज़्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। जो कुछ बैंकों में तो तेजी से, एक्सिस जैसे बैंकों में तो काफ़ी तेज गिरावट है और इसका असर हमें बैंकों के नतीजों पर दिखाई दिया। जो अभी क्वार्टर के नतीजे आए उन नतीजों में निम्न का दबाव चारों तरफ से दिख रहा था। चुनौती यह है कि डिपॉजिट पर ब्याज दरें लगातार गिर रही हैं। हमने एक बोनस पॉइंट में विस्तार से चर्चा भी की थी। दर्शकों को याद होगा कि सेविंग बैंक्स डिपॉजिट पर जो बैंकों का सेविंग बैंक है, जो बचत खाता जमा है, उस पर तो ब्याज दर अब रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। किसी भी स्थिति में लोग उसमें बचत रखकर कोई लाभ नहीं उठा सकते, बल्कि इन्फ्लेशन की तुलना में वो नुकसान है, उनकी बचत घटती है तकनीकी तौर पर। तो इसलिए बैंकों के पास जमा को आकर्षित करने की क्षमताएं नहीं बची हैं और कर्ज की मांग बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो निम्न का दबाव है ये अगले क्वार्टर में भी बना रह सकता है बैंकों के नतीजों पर। रेपो रेट पर फैसला लेने के लिए 3 दिन चलने वाली रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक सोमवार से शुरू हो गई है। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी और उसी दिन रेपो रेट पर रिजर्व बैंक का फैसला आएगा। इस बार संभावना यह है कि रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती नहीं की जाएगी और रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा जाएगा। सर, दुविधा क्या है? महंगाई तो कम है, एक टैरिफ को लेकर था, वो भी अब मोटा माटी तो क्लियर हो गया है। तो अब क्या दुविधाएं हैं जो रेपो रेट पर फैसला लेने से आरबीआई को रोक रहा है, स्पेशली कटौती के लिए? शुभम, भारतीय रिजर्व बैंक शायद दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सबसे एग्रेसिवली रेट कट करने वाला बैंक था। अगर आप ध्यान से देखें तो रिजर्व बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती अपने 3 चरणों में की है। पहले शुरुआत में 25 बेसिस पॉइंट था, फिर उसके बाद उसको बढ़ाकर फिर 35 बेसिस पॉइंट के करीब 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। एक तो ये कि पूरी दुनिया के बैंक अब अपने यहाँ ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया को रोक रहे हैं। हम लगातार आपको सुबह उंगलियों पर दुनिया में बताते हैं कि किस देश के में ब्याज दरों में की क्या स्थिति है। ज्यादातर बैंकों को लग रहा है कि टैरिफ के असर से दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में जो मॉनेटरी ईजिंग की प्रक्रिया थी उसे रोका गया। अमेरिका में तो रुकी हुई है। दूसरी, भारतीय रिजर्व बैंक की दुविधा ब्याज दरों को लेकर यह है कि जितनी तेजी से भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है उतनी तेजी से बैंकों ने इसे पास ऑन नहीं किया है, जबकि जमा पर ब्याज दरें घटा दी हैं। हम पिछली बार भी आपको बता चुके हैं कि भारत में इतनी कम ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट के बाद भी क्रेडिट की ऑफटेक नहीं बढ़ रही, कर्ज की मांग आने वाले समय में नहीं बढ़ रही है। ऊपर से टैरिफ की अनिश्चितता के कारण अगर जो निवेश की मांग होनी थी वो भी अब रुक गई है, क्योंकि टैरिफ का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर अलग अलग स्तर पर पड़ेगा। और अब रिजर्व बैंक की दुविधा यहां सबसे बड़ी ये होगी कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर टैरिफ के असर को लेकर क्या दृष्टिकोण लेकर आता है। गोल्डमैन सैक्स ने आज भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन को भी कम किया है। तो जैसे जैसे टैरिफ का असर समझा जाएगा, भारत के आर्थिक विकास दर के आकलनों में और भी कमी आएगी। ऐसी स्थिति में उम्मीद है कि आरबीआई थोड़ा संभल कर ब्याज दरों में कमी करेगा। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी फिलहाल जो 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है वो तो ग्राहकों तक पहुंच जाए, रिजर्व बैंक इस बात की कोशिश करेगा। रूस और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। सितंबर में ओपेक प्लस अपने रोजाना तेल उत्पादन में 5.47 लाख बैरल की बढ़ोतरी करेगा। रिपोर्ट में पता चला है कि ओपेक प्लस ने अपने खोए हुए बाजार को हासिल करने के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। सर, यही कारण है कि भाई तेल उत्पादन बढ़ाएंगे और बाजार पे हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, या कुछ और भी है इस बढ़ोतरी के पीछे? शुभम, यह फैसला थोड़ा सरप्राइज था बाजार के लिए, क्योंकि जो इस बैठक से पहले तक तेल बाजार के अंदर इस बात का संकेत मिल रहा था कि जो अप्रैल से बढ़ोतरी शुरू हुई थी वो अब अगस्त तक पूरी हो गई है। बाजार में मांग आपूर्ति की परिस्थिति ठीक है, कीमतें भी करीब करीब 65 से और $75 $70 के आसपास हैं, जिस पर अर्थव्यवस्थाएं बेहतर ढंग से मैनेज हो सकती हैं। अब ओपेक अपनी इस बढ़ोतरी के लिए रुकेगा, लेकिन फिर सरप्राइज आया। ओपेक प्लस ने के जो 8 प्रमुख देश सदस्य हैं, सऊदी अरब, रूस और इराक, कुवैत वगैरह, इन्होंने फिर तय किया कि ये 5,47,000 बैरल, काफ़ी बड़ा नंबर है, उत्पादन में फिर से बढ़ोतरी करेंगे। इसकी जो बड़ी वजह है वो ये हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और अमेरिका के खराब होते रिश्ते, जिसमें भारत और चीन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, रूस पर आने वाले प्रतिबंध जो कि आएंगे ऐसा लग रहा है, और उसके बाद रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति जिन देशों को जाती है उनमें कमी होने की संभावना है। उसे देखते हुए ओपेक को लग रहा है कि कीमतें बढ़ें उससे पहले अगर कीमतें कम कर ली जाएं तो ओपेक देशों को बाजार हासिल
हो सकता है। और देखिए उसका असर में मोटा थोड़ा बहुत दिखने भी लगा है। पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में तेल कंपनियां इस कोशिश में हैं कि वो अन्य बाजारों को तलाशने की कोशिश करें जहां से उन्हें तेल की आपूर्ति हो सके। तो कीमतें बढ़ते ही ओपेक ने उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिसके बाद क्रूड की कीमतों में कमी आई। WTI तो काफ़ी तेजी से गिरा, ब्रेंट भी अब $69-70 के आसपास है। माना जा रहा है कि अब इस बढ़ोतरी से कीमतें $66 से $67 के आसपास रह सकती हैं। और यही ओपेक की पूरी कोशिश थी कि अगर रूस के तेल का बाजार मिलना शुरू हो तो उस बाजार को ओपेक देश हासिल कर सकें, क्योंकि उन्हें 2 बाजार निशाने में, एक बाजार है EU का और दूसरा भारत और चीन का। तो इसलिए यह कटौती बेहद रणनीतिक है और बाजार को थोड़ा सरप्राइज करने वाली थी। अमेरिकी निवेशक वॉरेन बुफे की कंपनी वर्कशायर को सॉस बनाने वाली कंपनी क्राफ्ट हिंज में बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने इसमें निवेश किया था। जून तिमाही के दौरान इस निवेश पर वर्कशायर को $3.8 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। सर, क्या कहानी है इस नुकसान की? कितना नुकसान हुआ, क्यों हुआ? वॉरेन बफे को बड़ा नुकसान हुआ है और शेयर बाजार में इस बात की काफ़ी चर्चा है और इसके बहुत सारे आयाम दिख रहे हैं। अमेरिका में टैरिफ कम होने से, उपभोक्ता मांग घटने से जो क्राफ्ट हिंज, जो सॉस चटनी बनाने वाली कंपनी है और वॉरेन बफे का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है, उस पर लगातार नुकसान हुआ। और इसलिए इस वजह से दूसरी तिमाही के जो आंकड़े हमारे सामने खुल रहे हैं उसमें करीब करीब बर्कशायर हैथवे को क्राफ्ट हिंज में $3.8 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा और इसकी वैल्यू $17 बिलियन से घटकर $8.4 बिलियन के आसपास रह गई बर्कशायर हैथवे का जो इसमें निवेश था। दरअसल 2015 में मर्जर के बाद से ही इससे क्राफ्ट हिंज की स्थिति थोड़ी बिगड़ी है। स्टॉक लगातार गिरा है जबकि बाजार बढ़ा है, पर इस कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। Q1 के जो नतीजे आए वो भी अच्छे नहीं थे और इसलिए Q2 में बर्कशायर के मुनाफे में करीब करीब 59% की गिरावट आई, जो कि पिछले साल $30 बिलियन के आसपास था, 30-35 बिलियन के आसपास था। तो अकेली क्राफ्ट हिंज एक कंपनी जो सॉस चटनी बनाने वाली कंपनी है, उसने बड़ी चोट पहुंचाई है वॉरेन बफे के निवेश को और बर्कशायर हैथवे को, जो कि सुर्खियों में थी। क्योंकि वजह इसकी यह है कि लागत में बढ़ी थी, मार्जिन पर दबाव था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में खपत में कमी हो रही है। भारत पर अमेरिका के 25% टैरिफ और पेनल्टी के बाद सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने अपने मुख्य मंत्रालयों और विभागों से पूछा है कि अमेरिका के साथ डील में उनकी तरफ से कहां तक रियायत दी जा सकती है। सोचने वाली बात यह है कि सोचिए कि इतना लंबा समय निकलने के बाद अब सरकार ये विभागों से और मंत्रालयों से कह रही है कि कहां तक रियायत दी जा सकती है। डील पर नए सिरे से बातचीत इसी महीने के अंत में होगी, जब अमेरिकी टीम भारत आएगी। इस बीच अमेरिकी टैरिफ का हवाला देते हुए गोल्डमैन ने भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। गोल्डमैन ने 2025 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, पहले 6.6% का अनुमान था। सर, डील क्यों ज़रूरी है भारत के लिए, क्यों ज़रूरी है अमेरिका के लिए? अमेरिका भारत के लिए डील 2 तरह से जरूरी है और भारत कहाँ फंसा हुआ उसे समझना जरूरी उलझन है। अमेरिका ने दुनिया के कई सारे बाजारों में अपनी डील हासिल कर ली और उसे जिस बाजार से जो अधिकतम हासिल करना था डोनाल्ड ट्रंप को, उन्हें हासिल हो गया। भारतीय बाजार में उन्हें पता है कि भारत से बड़ा निवेश मिलने की संभावना नहीं, जैसा कि जापान ने किया या कोरिया ने किया या यूरोपियन यूनियन ने किया, क्योंकि भारत के पास तो विदेशी निवेश उसे खुद चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने किसानों के लिए भारतीय बाजार में एक बड़ा हिस्सा चाहते हैं। भारत की दुविधा यह है कि भारत में चुनाव सामने हैं बिहार के और कोई भी कृषि बाजार में कोई भी हिस्सा है कृषि बाजार में अमेरिकी सामानों को, चाहे वो डेयरी हो या बाकी सामान लाना, राजनीतिक रूप से बड़ी चुनौती है और ये बात यहीं पर फंसी हुई है। चूंकि भारत के पास कुछ बड़ा ऑर्डर देने के लिए नहीं है अमेरिका को, तो अमेरिका इसी डील पर कायम है कि उसे भारत के कृषि बाजार में हिस्सा मिलना चाहिए। यही 5 दौर की वार्ताओं में बार बार चलता रहा, लेकिन अब हो यह रहा है कि अमेरिका के साथ संधि न होने से भारतीय शेयर बाजार पर, भारतीय कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 ही 4 ऐसे सेक्टर हैं जो निर्यात की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहे और जिन्होंने निर्यात बढ़ाया है। शेयर बाजार में भी उनकी कीमतें बढ़ी और भारत की निर्यात सफलता भी है। फार्मास्यूटिकल निर्यात की सफलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि
चाइनीज कंपोनेंट पर बनता था, निर्यात की सफलता है। इसके अलावा स्टील और मेटल्स भारत में निर्यात की सफलता है, रिफाइनिंग प्रोडक्ट निर्यात की सफलता, और ये सारा जो प्रमुख निर्यात बास्केट है ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के दबाव में आ गई है। भारत का के निर्यात में 18% हिस्सा, और इस बाजार में बड़ा नुकसान होना है भारतीय निर्यातकों को 25% टैरिफ के साथ। और अगर ये टैरिफ आने वाले हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को जितनी जरूरत है इस डील की, उतनी ही जरूरत भारत को भी इस डील के, बल्कि भारत को कहीं ज्यादा जरूरत है। दूसरी वजह यह कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों ने, बड़े देशों ने अपने अपने कुलाबे मिला लिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ परिस्थितियां स्पष्ट कर ली हैं, डील कर ली है, तो भारत की यह भी चुनौती है कि वो कहीं किनारे न रह जाए। तो इसलिए नए सिरे से फिर कोशिशें शुरू हुई कि कुछ ना कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ एक छोटी मोटी मिनी डील ही कर ली जाए, जिससे कि जो 25% का टैरिफ है यह घट के 15%, 16%, 19% के आसपास आ सके। सर एक मेरे मन में सवाल है कि देखिए, कृषि का बाजार चाहिए, हमारे कौन कौन से एक्सपोर्ट हिट होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस 90 दिन में नहीं हुआ होगा। ये 5 दौर की वार्ता हुई आपने बताया, तो अब आप भारत के पास ऐसा क्या है कि वो ऑफर कर देगा और ट्रंप मान जाएंगे? देखिए, डिप्लोमेटिकली भारत ने अपनी तैयारियों में, आप जो अंदर से चीजें निकल कर आ रही, भारत को ऐसा लग रहा था कि दुनिया के बाकी देश भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ संधि नहीं करेंगे। ईयू अड़ा हुआ था, जापान अड़ा रहेगा, कोरिया अड़ा रहेगा, ये देश, बड़े देश, व्यापारिक देश डोनाल्ड ट्रंप की जो दबाव है उसका विरोध करेंगे। पर इन देशों ने भारत की अपेक्षाओं से ज्यादा चतुरता दिखाई, और वो चतुरता आपको ऐसे दिखती है कि कोरिया, जिसके साथ कोई बातचीत ही नहीं हुई, और अचानक 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कोरिया के साथ डील हो गई। कोरिया के अखबारों में यह आया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील का तरीका क्या है। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे बात की जाती है, उनको कैसे समझाया जाता है, और बड़ी डील हो गई। तो कोरिया ने अपने आप को जापान और यूरोपियन यूनियन की प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर लिया। भारतीय पक्ष को लग रहा था कि यूरोपीय समुदाय लड़ेगा, थोड़े लंबे समय तक खींचेगा, ऐसा नहीं हुआ। तो अब भारत विशुद्ध रूप से नुकसान में है, जबकि पूरी दुनिया के देश अमेरिका के बाजार में प्रतिस्पर्धी टैरिफ ले चुके हैं। एक तो ये मिसकैलकुलेशन था, स्ट्रेटेजिकली ऐसा माना जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिन चीजों पर डोनाल्ड ट्रंप को राजी किया जा सकता था, ऐसा माना जा रहा है कि उनकी उतनी तैयारी के साथ पेशकश नहीं की गई। तो अब ऑफर करने के लिए क्या डील मेकर क्या हो सकता है? थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर बाजार में पहुंच शायद भारत दे सकता है, चुनिंदा उत्पादों में, पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अमेरिकी कृषि आयात बढ़ाए जा सकते हैं। डेयरी और अनाज पे कुछ वादा किया जा सकता है, समझौता, बड़ा समझौता बाद में होगा, हालांकि इसका विरोध भारत को झेलना पड़ेगा। और लगभग वैसी ही परिस्थिति है डेयरी और अनाज को लेकर जो WTO की वार्ताओं के दौरान होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो भारत के लिए डील मेकर हो सकती है, वो रक्षा खरीद है। अमेरिका से रक्षा सामानों की खरीद की जाए, और एनर्जी को लेकर, LNG को लेकर, ऑयल को लेकर कोई बड़ी डील की जाए, कोई बड़ा पेशकश की जाए। मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली यात्राओं में LNG पर एक बड़ी संधि हुई थी, पर वो पता नहीं संधि कहां खो गई, वो इस वार्ताओं के बीच में चर्चा में नहीं आई। तो भारत दो ही चीजें दे सकता है तात्कालिक तौर पर, कि हथियार खरीदना शुरू करे और एनर्जी की डील करे, और कुछ कृषि उत्पादों के बाजार को सीमित रूप से खोलने की कोशिश करे। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप की मांग थी कि भारत में तमाम आयात नियम है, डेटा लोकलाइजेशन है, ई-कॉमर्स है, ये सारे मुद्दे और ज़्यादा पेचीदा और जटिल हैं। तो भारत चाहेगा कि इन्हें अगले दौर पर की वार्ताओं पर टाला जा सके। लेकिन नए सिरे से डील की कोशिशें, डील की संभावनाएं चल रही हैं, क्योंकि भारत की सरकार भी, विदेश मंत्रालय भी बहुत संभल कर धीमे धीमे इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहा है। ज्यादा बड़ी निगाहें शुभम इस बात पर होंगी कि वो 8 दिन की समय सीमा जो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी है शांति के लिए, वो पूरी होती है, और उसके बाद क्या होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप या उनकी सरकार भारत और चीन के ऊपर कोई स्पेशल टैरिफ लगाएगी, क्योंकि बाजार में इसको लेकर भी तमाम संभावनाएं और अलग अलग आकलन चल रहे हैं। चलिए, तो डील पर जो भी कुछ अपडेट होगा वो आपको हर रोज बोनस पॉइंट में मिलता रहेगा। आज के बोनस पॉइंट में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। कोई सुझाव हो, सवाल हो तो ज़रूर भेजिए। हम फिर आएंगे कल शाम को 7 बजे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।